उसकी जो ट्रैवल आइटनरी है वो इनकम्प्लीट थी। उसने खाली ये लिखा डे 1 मैं लैंड करूँगा और डे 5 में इंडिया वापस आ जाऊँगा। तो एम्बेसी को ये समझ में नहीं, सो उसने ये लिखा था कि उसने अपनी ट्रैवल आइटनरी में ये लिखा था कि मैं डे 1 यहाँ नीदरलैंड्स में लैंड करूँगा। अबे चुप करा लो। Welcome back to my channel, guys and girls. I hope you all are doing good and waiting for this pandemic to get over, just like me. और आज की वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, मेरे उन फेलो ट्रैवलर्स के लिए और उन सब लोगों के लिए जो कि इस पेंडेमिक के बाद में यूरोप जाना चाहते हैं और कुछ कॉमन कंसर्न्स उनके माइंड में होंगे यूरोप के वीज़ा को लेके, क्योंकि ये कुछ बहुत ऐसे कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन क्वेश्चंस जो हैं सब ट्रैवलर्स के माइंड में आते हैं जब भी वो यूरोप का वीज़ा का नाम सुनते हैं और उसका प्रोसेस को देखने के लिए कोशिश करते हैं। सो इस वीडियो में मैंने कुछ 8 से 9 ऐसे कॉमन टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स कवर किए हैं जो आपको जानना बड़ी ज़रूरी है। वरना क्या होता है, यूजुअली अगर एक दो चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं तो वीज़ा का अप्रूवल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है या मैक्सिमम टाइम वो डिनाई कर देते हैं एम्बेसी वाले। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा फ्यूचर कंटेंट और अभी करंट वाला कंटेंट आप एक्सेस कर पाए कभी भी। जैसे कि मेरा यूरोप का ट्रिप है पूरा, उसके बाद मेरा सिंगापुर ट्रिप की वीडियोस है ना, ऑल दैट। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉमन क्वेश्चंस हैं मैंने ऐसे बकेट किए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है कि शेंगेन वीज़ा क्या है, क्या हमें शेंगेन वीज़ा चाहिए यूरोप जाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शेंगेन वीज़ा की कॉस्ट क्या होती है, हमें कितने पैसे पे करने पड़ेंगे अगर हम शेंगेन वीज़ा इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो। तीसरा है कि इसका प्रोसेस क्या है। सो जस्ट टू गिव अ हेडशॉट कि मैंने अभी के लिए ब्रीफ में काउंट कर दूंगा, बट मेरी वीडियो के आखिरी के 2 मिनट में एक डेमो दूंगा आपको कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सो नाउ मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है इसकी, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, इसको आने में कितना टाइम लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कितना टाइम लगता है। काफ़ी ट्रैवलर्स को माइंड में ये आता है कि यार मैं कितना पहले इस वीज़ा को अप्लाई करूँ, क्या मैं 1 महीने पहले अप्लाई करूँ या 2 महीने पहले अप्लाई करूँ या क्या मैं 5 दिन पहले अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि यार कि मुझे कितना पैसा चाहिए अपने बैंक अकाउंट में ताकि मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो, या क्या बैंक अकाउंट के साथ में मैं अपना FD या कोई दूसरा मोड ऑफ मेरा सेविंग का कोई इंस्ट्रूमेंट है वो दिखा सकता हूँ कि नहीं इन सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन और दैट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि है व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो मैंने एक ब्रीफली एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट सेट के अंदर 2-3 डॉक्यूमेंट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ही ध्यान से फिल आउट करना पड़ेगा, वरना एप्लीकेशन रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मेरे फ्रेंड का भी रिजेक्ट हुआ था एंड आई एम नॉट ब्रैगिंग, मैंने इसके बाद में हेल्प की थी कि क्या क्या उसको लिखना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्या देना है ताकि उसका अप्रूव हो। उसके बाद अप्रूव हो गया था, इवन दो ही वाज अप्लाइंग फॉर अ डिफरेंट टाइप ऑफ वीज़ा, जो कि एक इंटरव्यू देने के लिए उसको कंपनी ने बुलाया था इन एम्स्टर्डम। चलिए वो अलग बात है। और उसके बाद वाला एक क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि क्या हमें एक्चुअल बुकिंग करानी पड़ेगी फ्लाइट्स की, होटल्स की, या खाली एक डमी रिजर्वेशन से काम चल जाएगा। इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, प्लीज देखते रहिए वीडियो मेरी आगे। सो चलिए गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं कि शेंगेन वीज़ा क्या होता है और आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पहले समझते हैं कि शेंगेन वर्ड का मतलब क्या है। शेंगेन एक जोन है यूरोपियन यूनियन में जिसमें कुछ 26 कंट्रीज आती है आउट ऑफ 44 कंट्रीज इन यूरोपियन यूनियन। अब ये जो 26 कंट्रीज हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं, दीज आर नेबरिंग कंट्रीज, इसलिए इनको एक तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया इनका। इसीलिए आप यूरोप में अगर जा रहे हैं और आपका ट्रैवल प्लान ऐसा है कि ये इन शेंगेन कंट्रीज में अगर आता है तो आपको खाली एक ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा जो कि शेंगेन वीज़ा है। सो इसी एक वीज़ा की मदद से आप इन 26 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि आपको ये वीज़ा चाहिए रहेगा कि नहीं। सो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री के सिटीजन हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडियन हैं तो आपको ये चाहिए रहेगा। सो ऐसे ही 108 कंट्रीज होती है, अगर आप उनके सिटीजन हैं किसी भी कंट्री के तो आपको शेंगेन वीज़ा की रिक्वायरमेंट है अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं तो।
अगर आप इन 108 कंट्री में नहीं रहते हैं या 108 कंट्री के सिटीजन नहीं है और किसी और कंट्री के हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल है US, कनाडा, जापान एंड ऑल दैट। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, इसकी कॉस्ट कितनी आती है। शेंगेन वीज़ा की जो कॉस्ट होती है वो करीबन 4 से 6 हज़ार रुपये में रेंज करती है। और ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि आप जब भी शेंगेन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर कंट्री का अप्लाई करते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी में जाके अप्लाई करते हैं और हर कंट्री की अलग अलग होती है फीस। एक एग्जांपल समझिए जो कि मेरे ट्रैवल प्लान से था। मैं इटली गया, स्विट्जरलैंड गया, जर्मनी गया, नीदरलैंड्स गया और मेरा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टे था वो इटली में सबसे ज़्यादा था। तो शेंगेन वीज़ा का ये रूल होता है कि जिस कंट्री में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डे स्टे करेंगे या जो कंट्री आपका पॉइंट ऑफ अराइवल है, आपको उसी कंट्री की एम्बेसी में जाके शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में इट वॉज इटली में मैंने कुछ 5 दिन स्पेंड किए थे कंपेयर टू अदर कंट्रीज जिसमें मैंने 2 दिन 3 दिन स्पेंड किए थे। तो मुझे इटली की एम्बेसी में जाके शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। सो इसीलिए ये कॉस्ट डिफरेंट होती है। अगर आप एग्जांपल लेते हैं कि मैं नीदरलैंड या जर्मनी की एम्बेसी में जाकर अप्लाई करता, गिवन दैट मेरा स्टे वहाँ पे ज़्यादा होता जर्मनी में, तो मेरा कॉस्ट में भी डिफरेंट होती। तो इन अ नटशेल ये 4 से 6 हज़ार रुपये के रेंज में होता है और मेरी जो वीज़ा की कॉस्ट थी वो कुछ 5,500 रुपये में हो गया था, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रोसेस क्या है, अभी मैं ब्रीफली बता दूंगा आपको इसका प्रोसेस, बाद में डिटेल्ड डेमो मैंने डाल रखा है 2 मिनट का। प्रोसेस ये होता है कि ये जो 26 आइडेंटिफाइड कंट्रीज है शेंगेन की, सो इन 26 कंट्रीज में से मैक्सिमम कंट्रीज ने VFS ग्लोबल को, जो कि एक मल्टीनेशनल ट्रैवल एजेंसी है, उसको अपना एक अपॉइंटेड ट्रैवल एजेंट बना रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ कंट्री विच हैज़ VFS ग्लोबल एज अ रजिस्टर्ड एजेंट, तो आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वीज़ा की VFS को सबमिट करनी पड़ेगी और VFS आपके बिहाफ पे आपकी एप्लीकेशन का पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट बना के एम्बेसी को देके आएगा। वहाँ से जो भी स्टेटस होता है वो स्टेटस ऑफिस लेके आएगा और आप तक स्टेटस देगा। स्टेटस चाहे उसका अप्रूव्ड वीज़ा हो सकता है या डिक्लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन हाउ यू मेंशन योर डिटेल्स और हाउ डज द एम्बेसी परसीव्स योर एप्लीकेशन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यूजुअली शेंगेन वीज़ा को आने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं बहुत ही जल्दबाजी में अपनी ट्रैवल प्लान करते हैं, जैसे मैंने की थी। मैंने कुछ 3 हफ्ते पहले प्लान किया था। सो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि अराउंड 15 दिन आप लेके चलिए। हर एम्बेसी आपको कम से कम भी 15 दिन का टाइम मांगेगी कि हाँ 15 दिन में आपका एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग हो जाएगा। सो टू बी ऑन सेफ साइड आप कम से कम 15 दिन मान के चलिए। Now next question which is very related to this is people ask me कि यार मैं कितना पहले शेंगेन वीज़ा अप्लाई करूँ या कितना पहले अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई अगर ट्रैवल करना चाहता है नवंबर में तो कितने पहले अप्लाई करें। सो इसका आंसर ये होता है कि आप मैक्स टू मैक्स खाली 3 महीने पहले अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आप अगर थोड़े से लेट चलते हैं, स्लो चलते हैं, तो कम से कम आप 15 दिन लेके चलिए कि 15 दिन पहले एटलीस्ट आप अपना शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, वरना मुसीबत पड़ जाएगी आपको। उसके बाद वाला क्वेश्चन ये आता है, बहुत लोग पूछते हैं कि हमने सुना है कि बहुत फंड चाहिए होता है बैंक में डालने के लिए। मैंने पहले भी बोला तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको इतना फंड नहीं चाहिए होता अपने बैंक में शो करने का। आप एवरेज लेके चलिए, आप 8 to 10,000 रुपीज़ पर डे का एवरेज ले लीजिए, जो कि एम्बेसी नॉर्मली देखेगी कि कम से कम इस बंदे या बंदे के पास इतना पैसा होगा अपने ट्रैवल कॉस्ट को निकालने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 दिन का ट्रैवल कर रहे हैं यूरोप में, तो कम से कम भी आप 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये आप अपने अकाउंट में मेंशन कीजिए। और ये जो पैसा है अकाउंट के अंदर, ये ऐसा नहीं आपने रिसेंटली कहीं से डलवा दिया। एटलीस्ट वो 6 महीने का स्टेटमेंट देखते हैं, गुड अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन होनी चाहिए और इवनली पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं 2 दिन पहले आपने कहीं से पैसा डलवा दिया, ऐसा प्लीज़ मत करिए, ये एक नेगेटिव साइन दिखता है। सो प्लीज़ अपने ऐसे अकाउंट को शो कीजिए जिसके अंदर एवरेज बैलेंस 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये अभी से निकल के आ जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वीज़ा एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें बहुत क्रिटिकल है। सो वीज़ा एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, सबसे पहला है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। सो जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करेंगे वीज़ा, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको जर्मनी की एम्बेसी की वेबसाइट से उसकी
टूरिस्ट वीज़ा या जो भी आपका टाइप का वीज़ा है, आपको उसका फॉर्म निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, आप जा सकते हैं एम्बेसी की वेबसाइट में। उस एप्लीकेशन की फॉर्म निकालने के बाद आपको उसी वेबसाइट में एक चेकलिस्ट दिख जाएगी, इसमें मेंशन होगा कि आपको बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको कोई सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए या आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, ब्ला ब्ला, पूरी डिटेल होती है। उसके बाद एम्बेसी का ध्यान सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होता है कि ये एप्लीकेशन जेन्युइन है कि नहीं है, क्या ये टूरिस्ट ही है या कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो इसको जज करने के लिए एम्बेसी ये देखती है कि क्या इसके अपनी होम कंट्री में वापस आने के रीजंस हैं कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को होम कंट्री में कोई जॉब है, उसको वापस आना पड़ेगा। किसी की होम कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है या कोई बिजनेस चल रहा है तो वापस आना पड़ेगा। सो ये जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स मैं बताने वाला हूँ ये उसी लिस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको अपना एक NOC देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब कि आपको कंपनी को ये लिख के देना पड़ेगा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये बंदा या बंदी जो भी ट्रैवल कर रहा है इस कंट्री में और उसकी लीव्स सैंक्शनड है। दूसरा है कि आपको उसी कंपनी का एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आप निकाल लें तो बेटर रहेगा आपके लिए। तीसरा है सैलरीड है तो आपको अपनी सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी। एटलीस्ट आप लास्ट के 6 महीने की सैलरी स्लिप्स निकाल लीजिए अलॉन्ग विद योर 3 years ऑफ ITR। आपको ये चाहिए रहेगी। अगर आप सैलरीड नहीं है, इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो आपको अपना लास्ट 3 years का ITR दिखाना पड़ेगा। इसके बाद की हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो उसमें आता है सबसे बड़ा एक ट्रैवल का इंश्योरेंस, जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल का इंश्योरेंस होगा उन्हीं कंट्रीज़ के लिए जिन कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो शेंगन वीज़ा के लिए जो मिनिमम इंश्योरेंस का कवर होता है वो होता है अराउंड 30,000 यूरो। सो आप मे बी पैसा बाजार जा सकते हैं या कोई और बैंक बाजार टाइप की वेबसाइट जिसके अंदर आपको इंश्योरेंस कवर्स मिल सकते हैं, आप वहाँ जाके एक ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट आती है 1,000 से 2,000 रुपीज़ एट मैक्स। मेरा कुछ 1200-1300 रुपये आया था। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डेज यू गोना स्पेंड एंड इन विच ऑल कंट्रीज। तो पर डे का कुछ कॉस्ट होता है कि 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ कुछ करके होता है। सो इट ऑल डिपेंड्स। उसके बाद आती है आपकी फ़्लाइट के टिकट्स हो, आपकी होटल की बुकिंग्स हो। आप काफ़ी लोग को एक क्वेश्चन है कि हमें क्या एक्चुअल बुकिंग दिखानी पड़ेगी या डमी से काम चल जाएगा। तो आंसर है आपका डमी बुकिंग से काम चल जाएगा। येस, डमी बुकिंग कैन वर्क फॉर यू। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाइए, आप थोड़े से उसको कुछ पैसे दीजिए, आपके लिए डमी बुकिंग दे देगा और डमी बुकिंग एक्सेप्टेबल होती है। यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर डमी बुकिंग्स ऑफ योर फ्लाइट्स एंड योर होटल्स। कुछ 72 आवर्स के लिए वैलिड होती है तो चल जाएगी। नाउ सो अब सबसे जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो 2 डॉक्यूमेंट है वो सबसे पहला है एक कवर लेटर। आपको कवर लेटर उस एम्बेसी को एड्रेस करना पड़ेगा जिस एम्बेसी में आप अपना शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। उस कवर लेटर में आपको बहुत ही सटीक तरीके से समझाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ काम करता हूँ, मैं यूरोप में क्यों ट्रैवल करना चाहता हूँ, मेरा लेजर के लिए ट्रैवलिंग है या मेरा बिजनेस ट्रिप है या जो भी कुछ है, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आपको अपना पूरा सोर्स ऑफ फंड दिखाना पड़ेगा कि आपके पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ फंड है भी कि नहीं है। और आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ में प्लान दिखाना पड़ेगा कि मैं यूरोप में यहाँ जाऊँगा, मेरा ये प्लान है और मैं वापस इसलिए आऊँगा क्योंकि मेरे को होम कंट्री में वापस आना है एंड दिस इज द रीजन ऑफ माई ट्रैवल टू यूरोप। इस कवर लेटर के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो रहता है वो होता है ट्रैवल की आइटिनरी। इसका मतलब ये है आपको डे वाइज प्लान बनाना पड़ेगा एक शीट के अंदर जो कि ऐसी दिखती है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ माई ट्रैवल आइटिनरी। मैंने ये बना के दी थी टैबलेट फॉर्मेट में और इसको आगे पीछे 2 पेज किए। मैंने डे वाइज एक्सप्लेन किया है कि डे 1 मैं कहाँ लैंड करूँगा, मेरी फ्लाइट लैंड करेगी इटली में। तो डे 1 मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, मैं रेस्ट करूँगा हॉस्टल में। डे 2 मैं यहाँ जाऊँगा, XYZ प्लेस जाऊँगा, वहाँ खाना खाऊँगा। मेंशन कर देना कि कोई भी रैंडम रेस्टोरेंट का नाम दे देना। Here's mention that you'll have your breakfast, lunch, dinner, ये पूरा डे का प्लान। तो ऐसे करके आपको जिन जिन कंट्री में जाना है तो डे वाइज आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। इसका मैंने स्क्रीनशॉट जो है अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया। यू कैन टेक दिस एज अ रेफरेंस। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है क्योंकि एग्जाम्पल सेट हो चुका है। मैंने अपने दोस्त का एक एग्जाम्पल देखा है, उसने नीदरलैंड्स के लिए वीज़ा अप्लाई किया था क्योंकि उसका एक इंटरव्यू था उस कंट्री में। इवन तो उसके पास रीज़न था, उसकी कंपनी ने जिस कंपनी ने उसको बुलाया था उन्होंने उसको इंटरव्यू कॉल लेटर भी दिया था। इवन दो वो सब डॉक्यूमेंट्स थे, उसकी जो ट्रैवल आइटिनरी है वो इनकम्प्लीट थी। उसने खाली ये लिखा डे 1 मैं लैंड करूँगा और डे 5 में इंडिया वापस आ जाऊँगा। तो एम्बेसी को ये समझ में नहीं, तो उसने ये लिखा था कि डे
सो उसने ये उसने अपनी ट्रैवल आइटनरी में ये लिखा था कि मैं डे 1 यहाँ नीदरलैंड्स में लैंड करूंगा। अबे चुप करा लो। उसने अपनी ट्रैवल आइटनरी में ये लिखा था कि वो डे 1 नीदरलैंड्स में लैंड करेगा और डे 5 वो इंडिया वापस आ जाएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक थी, उसने कुछ नहीं बताया कि वो डे 1 से लेकर डे 5 में क्या करेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करेगा। तो वो सब डिटेल देनी बहुत ज़रूरी है। मैंने सारी डिटेल इस टैबलर फॉर्मेट में कैप्चर की है। मैंने उस फ्रेंड की हेल्प भी की थी। बाद में हेल्प होने के बाद उसका वीज़ा अप्रूव हो गया, उसका वीज़ा आ गया। और ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर गलती से आपका एक बार एक किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा रिजेक्ट हो गया ना, तो आपको यूएस का तो वीज़ा भूल जाइए कभी मिलेगा, और बड़ी बड़ी कंट्रीज का वीज़ा आपका नहीं मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू फॉलो ऑल ऑफ द डिटेल्स आई शेयर्ड इन माय वीडियो। आप चाहिए मेरे को पिंग कर लेना, आई कैन हेल्प यू विद योर वीज़ा प्रोसेस एज वेल। और जितनी भी डिटेल्स मैं ट्राई करूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आपको मिल जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक बटन ज़रूर दबाइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय।